आज उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही है। सफाई कर्मचारी से लेकर हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, डॉक्टर, मेडिकल जितने भी लगभग मेडिकल कॉलेज जितने भी डॉक्टर्स है, एमबीबीएस जो प्रोफेसर जो है, उन सब का विश्वास हमारे पास है। पेंशनर का विश्वास हमारे साथ है। आपने देखा होगा हर तरह के वक्ता हम यहाँ पे थे, हर तरह के संगठन के लोग इस मंच पे आज थे। तो हम इस संगठन को बहुत बड़ा संगठन बनाना चाहते हैं। हम इस संगठन को सरकार के खिलाफ नहीं यूज करना चाह रहे। हम इस संगठन को कर्मचारियों की मांगों को हल करने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उसको मजबूत सशक्त करना चाह रहे हैं। डॉक्टरों की भर्ती जो है वो नियमित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी बहुत है। आने वाले टाइम में बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे अगर उनका नियमित तौर पर जो है उनकी जो है नियुक्ति नहीं की जाती है। नमस्कार, टीन्ज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं हरमेश सिंगटा। कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों पर आक्रामक तेवर फिर से संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने अपनाया आज। हालांकि जिला स्तरीय इनका सम्मेलन शिमला में, लेकिन इनके तेवर तल्ख है मुद्दों को लेकर। जो मुद्दों के आश्रय ये राजनीति को अपनी आगे बढ़ाते हैं, कर्मचारियों की सियासत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेशाध्यक्ष है महासंघ के वीरेंद्र चौहान साहब। आज आपने फिर उन्हीं मुद्दों को उठाया। कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनके आश्रय आप आगे रणनीति बना रहे हैं? देखिए, कर्मचारी महासंघ का महासम्मेलन यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये जिला स्तरीय सम्मेलन है, ये प्रदेश स्तरीय सम्मेलन नहीं है। हालांकि इसमें हमारे प्रदेश के जो स्टेट कार्यकारिणी के लोग हैं, जैसे डॉक्टर सुरेंद्र जी है, ये मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के हमीरपुर के प्रधान है, और हमारे संयुक्त कर्मचारी महासंघ में ये उपाध्यक्ष है। तो इस तरह से हमारे पास जो लोग यहाँ पे है, ये प्रदेश कार्यकारिणी के कुछ लोग आए। बाकी हमारा जिला लेवल का सम्मेलन है, और इसमें हमारी जो जिला की कार्यकारिणी है उसका चयन अभी होना है। थोड़ी देर बाद इसके कार्यकारिणी बनेगी, और इस तरह से हम 12 जिलों में सम्मेलन करने वाले हैं। और इसके माध्यम से हम जो है हर सम्मेलन से डीसी के माध्यम से, डीसी के द्वारा जो है हम जो है मुख्यमंत्री तक ज्ञापन देंगे, जो हमारी ज्वलंत मांगे उसको लेके। एक्चुअली क्या है कि बहुत समय से कर्मचारी राजनीति बड़ी शिथिल पड़ी, आप देख रहे हैं। और हमारे कर्मचारी भी ये देख रहे हैं कि सरकार के 3 साल हो गए, 2 साल अभी बाकी बचते हैं, 2.5 साल फिर बचते हैं। उसके बाद अंतिम साल में सरकार कुछ करेगी, उसके बाद सरकार कर्मचारी अपनी जो है वो राजनीति शुरू करेंगे, या फिर कर्मचारी जो अपना जो किस तरह का स्टैंड उनका होगा उस तरफ जाएंगे। तो हम ये मान के चले हैं, मैं कर्मचारी भाइयों को भी ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हम इस सोच के साथ बैठेंगे कि हम 4 साल चुप बैठेंगे, 4 साल सरकार से डायलॉग भी नहीं करेंगे, मांग भी नहीं करेंगे, 5वीं साल मांग करेंगे, फिर हम कुछ और स्टेप उठाएंगे, फिर हम ये बोलेंगे कि हमने इस सरकार को नहीं रखना, किसी और सरकार को लाना, तो सरकार तो वही आएगी जिसको हमने बदला था, जिसको हमने हटाया सत्ता से, वो सरकार फिर आएगी। विकल्प तो कोई और है नहीं है। तो उससे ये चीज़ हो सकती है कि चेहरे बदले जा सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों के हाथ तो निराशा ही लगेगी। तो उससे कर्मचारियों का भला नहीं होने वाला। मैं ये कर्मचारियों को भी बोलना चाह रहा हूँ, हमें समय रहते कर्मचारियों का भला कैसे होगा? आप कह रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर अगर सत्ता परिवर्तन होगा, वो भी कर्मचारी के हित में नहीं होगा। मौजूदा सरकार भी कर्मचारी हितैषी नहीं मानी जा रही है। खासतौर पर जिस तरीके से ड्यूज आप लोगों के बहुत ड्यू है, और मान ही नहीं अपने लिए, सब कुछ अपने आप अपनी तरीके से व्यवस्थाएं कायम कर देते हैं। आर्थिक हितों की पैरवी वो खुद ही करते हैं अपने लिए, वो व्यवस्था ही ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था। लेकिन कर्मचारी फिर किसके पास जाए? देखिए, कर्मचारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें कर्मचारी संगठनों का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए संगठन बनते हैं कि वो डायलॉग करने के लिए संविधान के दायरे में अधिकृत होते हैं। विडंबना ये होगी कि हमारे जो कर्मचारी नेता है वो धन्यवादी नेता बन गए। जब स्थिति ऐसी हो जाएगी तो कर्मचारी भी पीछे हट जाता है, और ना कर्मचारी एकता रहती है, ना कर्मचारी साथ होता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो सरकार अपने हिसाब से चलती है। जिस तरह भी आपने देखा कि विधानसभा के अंदर सत्ता और विपक्ष अपने फायदे के लिए इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना फायदा भी लिया, उसमें कोई टाइम ही नहीं लगा, 10 मिनट के अंदर सारे प्रस्ताव पारित भी हुए। तो हम भी ये चाहते हैं कि कर्मचारी फिर क्यों एक नहीं? कर्मचारियों को हम यही जगाना चाह रहे हैं, यही बताना चाह रहा हूँ कि 5 साल बाद इकट्ठे होने से, प्रोटेस्ट करने से आपका भला नहीं होने वाला है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। एक डीए की किस्त मिल जाएगी, झुंझुना हो जाएगा, अगली सरकार आएगी वो भी 5 साल ऐसे ही निकालेगी। हम ये कहना चाह रहे हैं,
हमें कोई सरकार का विरोध नहीं करना है, हम किसी सरकार के विरोधी नहीं है। सारी सरकारें अपनी जगह सही होती है। कमियां है तो हम में कमियां है, कर्मचारियों में कमियां है, कर्मचारी नेताओं में कमियां है कि हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन आपने बड़ी बात ये कही है, मैं इससे जुड़ा सवाल पूछता हूँ, क्या सचिवालय कर्मचारियों ने जिस तरीके से आवाज मुखर की थी, अब पदोन्नति के जरिए क्या उनकी आवाज को भी कहीं ना कहीं उनको ऑब्लाइज किया जा रहा है या इसके पीछे कोई और मंशा है? देखिए सर ना, एक दिन या 2 दिन आप इकट्ठा कर दो समूह को और लोगों को भड़का दो, उसके बाद आप कोप में चले जाओ, वो कोई राजनीति नहीं होती है, वो कोई मुद्दों को हल करने का तरीका नहीं होता है। मुद्दे कब हल होते हैं? जब आप कंसिस्टेंटली संगठन को मजबूत करते हैं, नीचे तक संगठन को ले जाते हैं, संगठन के अंदर लोगों का विश्वास जीतते हैं और लगातार उनके लिए काम करते हैं। 2 दिन जिस तरह से सचिवालय के लोगों ने 2 जनरल हाउस किए, 2 जनरल हाउस करने से वो जो अपने ट्रैक से भी बाहर चले गए, उन्होंने अपना ट्रैक छोड़ दिया, वो अपनी राजनीति करने लग गए और वो राजनीति 2 दिन ही चल पाई। आपको मैं बता दूं, मैं 13 साल से प्रदेश का अध्यक्ष हूं अपने 80,000 टीचरों का। सरकार आई, सरकारें गई, सरकारें बदलती रही, पर हमने अपना ट्रैक नहीं छोड़ा और हम बड़े छोटे से कार्यकर्ता है। हमने कभी अपने आप को ना तो ये बोला कि हम बहुत बड़े एमएलए के बराबर के आदमी है, ना मुख्यमंत्री के बराबर के आदमी है। हम बड़े छोटे कर्मचारी हैं। प्रशासन से शपथ दिलाई, वो हमारा दायित्व नहीं है, उसमें प्रशासन का तो रोल ही कोई नहीं है। कर्मचारियों के संगठन अपने होते हैं, अपने लोगों के बीच आपको पैठ बनानी पड़ेगी, आपको सरकार की मान्यता के ऊपर नहीं रहना पड़ेगा, आपको सरकार के आशीर्वाद के ऊपर नहीं रहना पड़ेगा, आपको लोगों में विश्वास जीतना पड़ेगा, उनके लिए जीना मरना पड़ेगा, उनकी बात को समझना पड़ेगा। ये काम हमने किया है, उसमें कोशिश करते हैं। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर सफाई कर्मचारी से लेकर, एक बड़ी बात आपने देखी, सफाई कर्मचारी जो आज तक हमारा हिस्सा नहीं था, हमने नहीं बुलाया था, वो लोग हमारे विश्वास के पीछे आए। आज उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही है। सफाई कर्मचारी से लेकर हमारे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, डॉक्टर, मेडिकल, जितने भी लगभग मेडिकल कॉलेज जितने भी डॉक्टर्स है, एमबीबीएस प्रोफेसर जो है, उन सब का विश्वास हमारे पास है। पेंशनर का विश्वास हमारे साथ है। आपने देखा होगा हर तरह के वक्ता हम यहाँ पे थे, हर तरह के संगठन के लोग इस मंच पे आज थे। तो हम इस संगठन को बहुत बड़ा संगठन बनाना चाहते हैं। हम इस संगठन को सरकार के खिलाफ नहीं यूज करना चाह रहे, हम इस संगठन को कर्मचारियों की मांगों को हल करने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उसको मजबूत सशक्त करना चाह रहे हैं। इसलिए हमने 12 जिलों में जनरल हाउस रखे हैं। आज भी हम इसके बाद डीसी शिमला को जो है सभी कर्मचारी यहाँ से जाएंगे। हमारा बिल्कुल महात्मा गांधी वाला हिसाब किताब है। बड़ा हम जो एक जिसको कह सकते हैं एक बड़े शांत तरीके से जो है अपनी बात को आप शांत तरीके से करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से। राजपत्र कर्मचारी महासंघ के 2 गुट, उन गुटों को आप कहाँ देखते हैं? कहाँ नजर आए आपको? कहीं मुझे तो कभी नजर नहीं आते। नेता बनने से गुट नहीं बनते, धन्यवाद करने से आपकी राजनीति नहीं चलती है। आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, आपको नीचे तक कार्यक्रम करने पड़ेंगे, एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, सम्मेलन करने पड़ेंगे, बैठकें करनी पड़ेगी, डिमांड्स को उठाना पड़ेगा, अधिकारियों से और सरकार से, मुख्यमंत्री से बात को रखना पड़ेगा। जहां सरकार गलत है वो गलत भी बोलना पड़ेगा। ऐसा मुझे नहीं लगा कि आज तक कोई नेता इस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ता है या कोई बोल पाता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री को विधानसभा में बोला, माननीय मुख्यमंत्री 3% का बहुत विरोध है, 3% कोई इशू नहीं है, 3% आता ही नहीं है। अभी 2-4 की किस्तें, फिर 3 आएगा उसके बाद। हम आज ये मांग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से, आपने लिया, हमने उसका भी धन्यवाद किया, हमने उसको भी बधाइयां दी। हमने बोला कि बहुत अच्छा है, महंगाई बढ़ी है, आपने साबित कर दिया, किसी तरह का कोई क्राइसिस नहीं है, ये भी विधानसभा के अंदर सत्ता और विपक्ष ने साबित कर दिया। हम ये मांग करते हैं कि कम से कम 2 डीए की किस्तें हमें दे दे। पिछले बकाया एरिया है उसके ऊपर भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सरकार को सोचना पड़ेगा। ये चीज़ है 4-9-14 जो है खत्म हो गया आज की डेट में, उसको नए पे कमीशन में उसको कोई जगह नहीं है, उसको बहाल करना पड़ेगा। पुराने 4-9-14 के हिसाब से जिसके टाइम स्केल बनते हैं उसको देना पड़ेगा। एरियर कर्मचारी मांग रहे हैं, वो चाहे 2 डीए की किस्त का एरियर है या फिर एरियर आपका पे कमीशन के एरिया, वो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय पहले 2 बार नियमित होता था, अब 1 बार कर दिया। 31 मार्च के कट ऑफ डेट, 31 मार्च चला गया है, अप्रैल आ गई, अभी तक किसी विभाग में कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, किसी बोर्ड निगम में नहीं। वो 2 महीने और लगेंगे, उसको कम से कम 1 अप्रैल से तो उनको डीम रेगुलर माना जाए। और जो सेमी कॉन्ट्रेक्चुअल या उसको अस्थायी कर्मचारी, उनके लिए आपका वो जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी है, वो एक हमारी सरकार की, विभाग की, डिपार्टमेंट की, बोर्ड निगम की रीढ़ की हड्डी है। उनके ऊपर सारा डिपार्टमेंट चल रहा है। उनके लिए सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए कि उन्होंने अपने बच्चे पालने हैं, उनको पढ़ाना लिखाना है, उनकी शादियां करवानी है और उस कर्मचारी ने अपना बुढ़ापा भी काटना है। उसको कहीं ना कहीं आपको स्थायी करना पड़ेगा। आप
2 साल में नहीं करो, 10 साल में करो, 5 साल में करो, 12 साल में करो। टीचर आंदोलन वोकेशनल टीचर आंदोलन पे है। वोकेशनल टीचर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। कंप्यूटर टीचर है, एसएमसी टीचर्स है, और डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज है। सरकार को इन सब के बारे में, वोकेशनल टीचर की अगर आपने बात की, वो कंपनी का एम्प्लॉइज है। अभी अगर कंपनी का एम्प्लॉय है तो उसमें सरकार ने अपने हाथ झाड़ दिए। अब ये बात उनको भी समझनी चाहिए, क्योंकि जब तक कंपनी का एम्प्लॉय है तो सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरकार तो पिछले दौर से बाहर निकल गई है। तो इस तरह से हम तो ये मांग कर रहे हैं सिस्टमेटिकली कि कंपनियों की जगह जो है सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में सभी कर्मचारियों को ले, तभी इनका भला हो सकता है। आप जिस फील्ड से आते हैं, आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या है? नमस्कार, मैं धन्यवाद करता हूं आपका। आज यहां पर संयुक्त कर्मचारी महासंघ की तरफ से जो ये अधिवेशन किया जा रहा है जिला स्तरीय, इसकी प्रमुखता ये है कि आज छोटे से छोटे वर्ग का कर्मचारी और उच्च अधिकारी वर्ग भी इसमें शामिल है। हमारे क्षेत्र में हमारी सबसे बड़ी जो मेडिकल की जो डिमांड है वो ये है कि विभागों का वर्गीकरण ना किया जाए और 4-9-14 की जो डिमांड है वो पूरी की जाए, और साथ के साथ जो डॉक्टर्स के साथ असॉल्ट्स होते हैं उसके ऊपर जो है वो सरकारें संवेदनशील बने और उसके लिए जो है कुछ कड़े कदम उठाए जाएं, जैसे कि और राज्यों में हुआ है। इसका एक अधिवेशन बना है जिसको लेकर जो है डॉक्टर्स की प्रोटेक्शंस होती है, जिसको डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत लिया जाता है, जिसमें सारे मेडिकल वर्क को जो है वो उसमें प्रोटेक्शन दी जाती है जब कभी कोई ऐसी घटना घटती है। आपको पता है कि डॉक्टरों की भर्ती, विधानसभा में ये मुद्दा बहुत उठा, क्योंकि डॉक्टर की बड़ी मांग रहती है नीचे पीएससी स्तर तक, नीचे स्टाफ होता नहीं है। तो आप क्या मांग करते हैं कि डॉक्टरों की भर्ती? बिल्कुल, डॉक्टरों की भर्ती जो है वो नियमित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी बहुत है। आने वाले टाइम में बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे अगर उनका नियमित तौर पर जो है उनकी जो है नियुक्ति नहीं की जाती है। साथ के साथ मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स की जो नियुक्ति होती है वो जब प्रमोशनल क्राइटेरिया पे आते हैं तो हमारे डॉक्टर्स का कोई प्रमोशनल क्राइटेरिया नहीं है। एक डॉक्टर बनकर ही रह जाता है, वो एमओ मेडिकल ऑफिसर लगता है, एमओ मेडिकल ऑफिसर ही रिटायर हो जाता है। उसका एक अन्य विभागों की तरह बहुत सारे विभाग हैं जिनका 8 साल में जो है वो प्रमोशनल होता है। तो हमारे डॉक्टर्स में भी ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए हमारे इसमें स्कीम है जो है डायनेमिक कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, जिसमें क्या है डॉक्टरों का जो है पदोन्नति होती है और उसको डेजिग्नेटेड फॉर्म मिलती है। जैसे एक एमओ से एसएमओ बनता है, फिर बीएमओ बनता है, फिर वो सीएमओ बनता है, डायरेक्टर बनता है। इस तरह से जो है वो नियुक्तिकरण होना चाहिए और इस चीज़ को लाना चाहिए। साथ के साथ मैं आपके माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं वो सारे संवेदनशील होते हैं। सरकारों के खिलाफ हम कभी जाते नहीं हैं, क्योंकि हमारा इमरजेंसी सेवाएं हम देते हैं, असेंशियल्स हैं। तो इसके साथ साथ जो डॉक्टरों का वेतनमान होता है, जिसको हम एनपीए बोलते हैं, वो हमें बड़े पहले से दिया जाता है। वो एक हमारी जो सरकार ये कहती है बंद तो नहीं किया, मिल रहा है, लेकिन दिया भी नहीं। अभी नई नियुक्तियां हुई उसमें दिया भी नहीं। साथ के साथ जो है वो आउटसोर्स कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को जो आउटसोर्स हो रहा है वो आउटसोर्स चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए स्थायी पॉलिसी बननी चाहिए। इसके लिए स्थायी पॉलिसी बननी चाहिए। डॉक्टरों की इस प्रोफेशन से जुड़े लोगों की ये मांग है कि डॉक्टरों की खासतौर पर नियुक्ति नियमित आधार पर होनी चाहिए। आउटसोर्स या अस्थायी भर्तियां इन्हें कतई मंजूर नहीं है। अब देखना ही होगा इसी तरह के सम्मेलन जो शिमला में हुआ, इसी तरह के सम्मेलन सभी जिलों में होंगे और ज्ञापन डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।